तो चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स। पहले इसके साथ इंक्लूडेड रहता था अबाउट गैल्वानोमीटर्स, अबाउट ऑसिलेशंस ऑफ ए बार मैग्नेट, अबाउट अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, डीप, है ना, इंक्लिनेशन और डिक्लिनेशन। ये सब अभी गायब हो गया। चैप्टर में पूरा पढ़ना है हमें व्हाट इज ए मैग्नेटिक मटेरियल, व्हाट इज ए नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, व्हाई ए मैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड ए मैग्नेटिक मटेरियल, व्हाट इज ए बार मैग्नेट and what are the properties of a bar magnet or different terms associated with a bar magnet, the field produced by a bar magnet and the effect of external magnetic field on a bar magnet। किसी एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में बार मैग्नेट को रखेंगे तो क्या क्या इफेक्ट आएगा ये पढ़ेंगे, और बार मैग्नेट अपने चारों तरफ क्या क्या गुल खिलाते हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो कोई एक मैग्नेट और एक ऑर्डिनरी मटेरियल में अंतर क्या है पहले थोड़ा बहुत तो हम जान लें। तो पहला चीज आता है, नाम है उसका वेबर्स मॉलिक्यूलर थ्योरी। वेबर्स मॉलिक्यूलर थ्योरी, इस नाम से कभी क्वेश्चन नहीं आया कि राइट व्हाट इज वेबर्स मॉलिक्यूलर थ्योरी। मैं आपको बता रहा हूं समझने के लिए, ठीक है। क्या कहता है, हम जानते हैं कि एनी करंट कैरिंग क्लोज लूप बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में कोई एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, स्मॉल सेपरेशन। एनी करंट कैरिंग क्लोज लूप आल्सो बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। अगर यहाँ पर करंट जा रहा है तो आप कहोगे इस करंट के चलते यहाँ पर फ्लक्स घुस रहा है, ये क्लॉकवाइज करंट है, तो दिस फेस इज गोइंग टू बिहेव एज ए साउथ पोल एंड द ऑपोजिट फेस इज गोइंग टू बिहेव एज ए नॉर्थ पोल। So there is a small gap between a south pole and north pole. It is called a magnetic dipole. इलेक्ट्रिक डाइपोल की केस में जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर था उसका डायरेक्शन क्या था, फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। तो मैग्नेटिक डाइपोल का क्या होगा, एनालोगसली फ्रॉम द साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल। इसका मतलब ये जो डाइपोल मोमेंट बनेगा इसका, उसका डायरेक्शन क्या होगा, इधर है साउथ पोल, उसकी दूसरी तरफ से देखोगे, इधर से देखोगे तो ये क्लॉकवाइज दिख रहा है, उल्टे तरफ से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, तो नॉर्थ पोल जैसे बिहेव करेगा। मतलब जो मैग्नेटिक डाइपोल है वो इनवर्ड है। और ये भी हम जानते हैं कि if I keep my fingers in the direction of circulation of current, my thumb will indicate the direction of dipole moment। ये सब चीज नहीं लिख रहे हैं, याद दिला रहे हैं ताकि करेंगे। क्या था डाइपोल मोमेंट, I into A। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट था I into A, करंट into एरिया। ये सब हम लोग जानते हैं, हम लोग अच्छे स्टूडेंट हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं, कुछ नहीं भूलते हैं। अभी हुआ क्या, किसी एक मॉलिक्यूल में, किसी एक मेटर के किसी एक मॉलिक्यूल में यू नो देयर आर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ऐसा कोई घूम रहा है, दे आर ऑल मूविंग इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। अब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसके चलते देयर इज ए सर्कुलेशन ऑफ करंट। इफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज E is moving in an orbit with a frequency f, what is the current? E into f बताया था शुरू में। n number of electrons are moving in an orbit with a frequency f, तो करंट होता था NEF। वन इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो EF। so each electron in its orbit constitutes a current EF हुआ, इट constitutes a current EF। अगर यहाँ पर कोई करंट है तो उसके चलते कोई एक मैग्नेटिक मोमेंट है, और मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या था, अगर ये कोई करंट कैरिंग क्लोज लूप है, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे था, इनवर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। तो यहाँ पर भी ये वाले ऑर्बिट के चलते जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा कुछ ऐसे होगा, ये वाला ऑर्बिट के लिए कुछ ऐसे होगा, ये वाला ऑर्बिट के लिए कुछ ऐसे होगा। अरे गेटिंग, तो हर एक ऑर्बिट के चलते कुछ कुछ मैग्नेटिक मोमेंट हुआ, और मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर है तो ये सारा वेक्टर का अगर रिजल्टेंट निकालेंगे तो हो सकता है कि हमें एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा कुछ ऐसा। समझ में आया क्या? तो यहाँ पर वेबर्स मॉलिक्यूलर थ्योरी का पहला स्टेटमेंट आता है, क्या कहता है, एवरी मॉलिक्यूल बिहेव्स एज ए स्मॉल मैग्नेट विथ सम डाइपोल मोमेंट। हर एक मॉलिक्यूल, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल के साथ ये किस्सा तो है ही, समझ में आ रहा है क्या, हर एक मॉलिक्यूल के साथ कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स एसोसिएटेड है, उनके अपने अपनी मैग्नेटिक मोमेंट्स है, उनका रिजल्टेंट कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनता है। सो ईच स्मॉल मॉलिक्यूल बिहेव्स एज ए टाइनी मैग्नेट। समझ में आया क्या? चलिए, सारा चीज नहीं लिखेंगे, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं, जिनको व्हाई हाउ नोट करना है वो नोट करें अपने हिसाब से। पहला चीज समझ में आया, ईच मॉलिक्यूल behaves as a tiny
magnet with some magnetic dipole moment, with some magnetic dipole moment. ठीक है। अब क्या है कि ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात हम कर रहे हैं, हर एक मॉलिक्यूल मैग्नेटिक डाइपोल जैसे बिहेव करता है? नहीं, हर एक मॉलिक्यूल मैग्नेटिक डाइपोल जैसे बिहेव करता है। तो ये जो मैग्नेटिक डाइपोल्स है, हाउ दे आर एग्जिस्टिंग। एक मैग्नेटिक डाइपोल को आप कह सकते हो, अगर एक मैग्नेटिक डाइपोल को ऐसे इंडिकेट किए, आप जानते हो इधर होता है साउथ पोल, इधर होता है नॉर्थ पोल, द वेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग ए मैग्नेटिक डाइपोल, तो हम कहेंगे इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल है। इट इज एज गुड एज टॉकिंग अबाउट ए मैग्नेट लाइक दिस, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ईच मॉलिक्यूल इज बिहेविंग एज ए मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कुछ ऐसा है। ये बात समझ में आ रहा है? अच्छा, सोचो कि हम एक डिब्बे में, बड़ा सा कोई जार में बहुत सारा बार मैग्नेट डाल देंगे, डालने के बाद थोड़ा सा शेक कर देंगे, तो जब बाहर निकालेंगे देखेंगे क्या सारा मैग्नेट एक दूसरे के साथ चिपक गए हैं। अब बहुत सारा मैग्नेट एक दूसरे के साथ चिपक गए हैं तो कैसे चिपके होंगे? किसी का नॉर्थ पोल किसी दूसरे का साउथ पोल के साथ चिपका होगा, नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल के साथ नहीं चिपकेगा, साउथ पोल के साथ नहीं चिपकेगा। मतलब अगर बहुत सारा मैग्नेट को एक साथ किसी एक डिब्बे में डाल देते हैं तो आप देखोगे वो सब ऐसा चिपक के एक बंडल बन गए हैं कि हर मैग्नेट का नॉर्थ पोल किसी ना किसी दूसरे का साउथ पोल, और हर मैग्नेट का साउथ पोल किसी ना दूसरे का नॉर्थ पोल के साथ चिपक गया है। समझ में आया क्या? सोचो कि मैं कहूं कि यहाँ पर कोई एक मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कुछ ऐसा है। फ्री स्टेट में हर एक मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं वो कुछ ऐसे अरेंज रहते हैं। समझ में आया क्या? ये ऐसे अरेंज रहते हैं, मतलब एक का नॉर्थ पोल दूसरे का साउथ पोल, दूसरे का नॉर्थ पोल तीसरे का साउथ पोल, ऐसे करके जुड़ जाते हैं। नॉट नेसेसरली 5, हो सकता है कि 3 जुड़ रहे हैं ऐसे, हो सकता है कि 2 जुड़ रहे हैं ऐसे, लेकिन जुड़ रहे होंगे पक्का एक दूसरे के साथ। सो यू फाइंड दे आर एग्जिस्टिंग इन टर्म्स ऑफ क्लोज लूप्स। अब अगर पूछेंगे जो मटेरियल है उसका सारे मैग्नेट के पास, मॉलिक्यूल के पास कुछ कुछ मैग्नेटिक मोमेंट है, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? तो वेक्टोरियल यू ऐड देम, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, क्या होता है? 0। पॉलीगॉन लॉ, व्हेन ए नंबर ऑफ वेक्टर्स टेकन इन ऑर्डर फॉर्म ए क्लोज लूप, द रिजल्टेंट इज 0। तो हर मॉलिक्यूल मैग्नेट जैसे बिहेव करने की बावजूद हर एक मटेरियल न्यूट्रल है, उसमें कोई मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं है। समझ में आया? चलो ठीक है, उसको लिखते हैं, थोड़ा इसको छोटे करके किसी एक मटेरियल के अंदर रख देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। ये कोई दूसरा मटेरियल है, तो क्या हुआ, मैं क्या करता हूं, इसकी चारों तरफ कोई एक मटेरियल रख देता हूं ताकि आपको जल्दी से समझ में आए। यस, these tiny magnets are arranged in closed loop and therefore net magnetic moment is 0। तो ये पेन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो भी मैग्नेटिक डाइपोल्स रखते हैं, लेकिन ऐसे जुड़े हुए हैं कि रिजल्टेंट 0 है। ये पीस ऑफ आयरन के अंदर जो मैग्नेटिक डाइपोल्स है वो ऐसे क्लोज लूप में है कि इफेक्टिव मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 0। हर चीज में ऐसे होता है, बट दे आर नॉट मैग्नेट्स। तो ये हुआ, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल मटेरियल्स। अब इसको कैटेगराइज करेंगे, कौन सा मटेरियल को हम कहेंगे मैग्नेटिक मटेरियल, किसको कहेंगे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, जबकि सारे मैग्नेट का सारा मॉलिक्यूल कैसे कर रहे हैं, ऐसे अरेंजमेंट हो रहा है। तो इसे स्पेशल केस जिसको हम डायमैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं, जहां पर इफेक्टिव मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 0 होता है। ठीक है, खाली वो स्पेशल केस को छोड़ो, जनरलाइज जब करेंगे तब बताएंगे। तो क्या हुआ, ऐसा हुआ। अभी हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक मैग्नेट है, सपोज ऐसा करके कोई एक मैग्नेट है, ये उसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, हमने क्या किया, यहाँ पर एक पावरफुल मैग्नेट लाके रख दिया, मींस आई एम प्रोड्यूसिंग ए मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस। थर्ड बेंच की रेड ड्रेस वाली गर्ल, बोलो मेरे को, बोलो क्या बोलना है।
मेरा माउस का कर्सर तेरा नाक पे खींच दूंगा इधर से तो घुस जाए। हाँ। तो ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। साउथ पोल को नॉर्थ पोल अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ पोल को ये रिपील करेगा, करेगा ना। करने से क्या होगा, ये अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो इसको जितने जोर से खींचेगा ये उसको उतनी जोर से रिपील करेगा और नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। लेकिन ये दोनों फोर्स मिलके इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेंगे। सो व्हाट विल ऑब्जर्व, ये जो मैग्नेट था ये घूम के कुछ ऐसा पोजीशन में आ जाएगा जिसका नॉर्थ पोल यहां पर होगा और साउथ पोल यहां पर होगा। मतलब ये जो मैग्नेट है इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो किस डायरेक्शन में हो जाएगा, इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्या बात समझ में आ रहा है? Whenever a magnet is released in an external magnetic field, the magnet orients, rotates and gets aligned in the direction of magnetic field so that the magnetic moment is in the direction of magnetic field. समझ में आया क्या? ये चीज हमें समझ में आया कि लेकिन नहीं लिखेंगे हम, will not write, हम लोग जो लिखेंगे उसको लिखेंगे, ये सब आएगा पढ़ने के लिए तब देखेंगे। तो किसी एक मैग्नेट को ऐसे डाल देते हैं तो ये घूम के इस डायरेक्शन में अलाइनमेंट हो जाता है। अब हुआ क्या कि हाँ सॉरी ये मैग्नेट भाग गया। अब हुआ क्या कि हमारा जो कोई एक मटेरियल था जिसके अंदर सारे के सारे मैग्नेटिक डाइपोल्स कुछ ऐसे अरेंजमेंट में रहे थे, तो देखो ये सब के अंदर कोई घुसा तो नहीं है, जो मैं बताऊंगा तुम लोग हाँ जी करोगे। और मैं अभी जस्ट आने से पहले मेरे को याद नहीं आ रहा था कि सिलेबस में क्या है क्या नहीं है, तो मैं थोड़ा सोचा, सिलेबस ढूंढा। सिलेबस में कभी कभार ब्रीफली दे देता है, थोड़ा सा पता नहीं चलता एलाबोरेट करके। फिर मैं किसी का वीडियो देखा, बहुत ही पॉपुलर टीचर है, वो 4 घंटा का वन शॉट बनाया और ऐसा फेंक रहे हैं। अब बच्चे हाँ जी करके यू आर गॉडफादर, गॉडफादर्स फादर करके लिख रहे हैं और काम चल रहा है। तो अब there is ample space for all idiots to suicide anywhere in the academic space. तो थोड़ा चीजों को समझोगे तो आपको मजा आएगा। और else you can refer those videos freely available with crores of views. How their people are saying and accepting. क्या सीधा उल्टे चीजें बताया जा रहा है उसमें। किसी के नाम क्यों ले, हम भी तो ऑनलाइन में नहीं। चलो ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डाइपोल्स है ये सब ऐसे करके क्लोज लूप फॉर्मेशन करके बैठे हुए हैं। अब क्या हुआ, अगर ये जो मटेरियल है इसको हम एक किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हुआ तो ये जो हर एक डाइपोल थे वो ऐसे घूम जाएंगे, दे विल रोटेट एंड गेट अलाइन्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया क्या? तो जब जैसे हम इसको अलाइन कर देंगे, दिखा देंगे इस पे, तो क्या हो जाएगा, अब ये अरेंजमेंट कैसे हो जाएगा, पहले तो ये ऐसे था, जब इसको लाके ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो इसके अंदर के जो मैग्नेटिक डाइपोल्स थे वो घूम जाएंगे, घूम के कैसे हो जाएंगे, दे विल बी गेटिंग अरेंज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अंदर जो मैग्नेटिक डाइपोल्स होंगे वो ऐसे हो जाएंगे। क्या ये बातें समझ में आ रहा है? Are you getting? Yes, sir. Now effectively all the north poles are appearing here and south pole is appearing here. That means when you keep a north pole here, a south pole is induced. तो ये इसको खींचेगा, है कि नहीं? Yes, तो कोई मान लो पीस ऑफ आयरन को मैग्नेट के पास रखे तो उसके अंदर भी ऐसा कुछ हो गया, तो इसके सामने आया साउथ पोल, वो खींचेगा इसको। So iron is attracted by a magnet. समझ में आ रहा? तो क्या लिखेंगे, when such material is exposed to external magnetic field, the magnetic dipoles orient and align in direction of external magnetic field. And thus develop
इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट। पहले तो नहीं था, डाइपोल्स थे, डाइपोल मोमेंट नहीं था, अब सारे लाइन हो गए तो इफेक्टिव एक डाइपोल मोमेंट आ गया। डाइपोल मोमेंट आगे आगे, ये डाइपोल मोमेंट को हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक मोमेंट। इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और हम कहेंगे मैग्नेटिक मोमेंट, उसको बाद में कहेंगे। एनीवे क्या बातें समझ में आया? अब हुआ क्या कि जब कोई एक मैग्नेट को हमने ये किसी एक मैग्नेट के दूसरे मैग्नेट के सामने रखा, तो इसकी नॉर्थ पोल के ऊपर रिपल्सिव फोर्स आया, साउथ पोल के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स आया, ये घूम गया और ये अलाइन हो गया। नहीं, क्या हो रहा है कि हर एक मॉलिक्यूल, ये जो मैग्नेटिक डाइपोल दिखा रहे हैं वो क्या है, मॉलिक्यूल से, सारे मॉलिक्यूल अपनी जगह ऐसे घूम जाएंगे, दे विल जस्ट रोटेट, तो देयर इज ए स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फ्रिक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फ्रिक्शन भी हो रहा होगा, जो एक दूसरे को रोकने की कोशिश कर रहे होंगे, फिर भी ये टॉर्क काफी ज्यादा है तो ये घुमा के इसको अलाइन कर देता है। नाउ कम बैक टू दी ओल्ड पॉइंट, जैसे हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे कि किसी एक मॉलिक्यूल के साथ जो मैग्नेटिक डाइपोल्स है, कोई ऐसा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट के लिए, तो किसके लिए ऐसा है, किसके लिए ऐसा है। सपोज वो जो मैग्नेटिक डाइपोल्स ऐसे अरेंज्ड है कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट इज वेरी स्मॉल, हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ओरिएंटेड है कि उनका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक दूसरे का ऑलमोस्ट अपोजिट है, तो कैंसिल हो रहा है, तो हो सकता है जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो छोटा होगा या बड़ा होगा, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, हाउ इट इज दैट। तो कोई कोई मॉलिक्यूल के लिए जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, कोई कोई मॉलिक्यूल के लिए वो काफी ज्यादा होता है, किसी दूसरे के लिए छोटा सा होता है, लेकिन हर एक का होता है। समझ में आया क्या? अगर छोटा सा डाइपोल मोमेंट है, अब सोचो यहां पर अगर ये छोटा सा मैग्नेट है, सोचो कि ये मैं मैग्नेट को काफी छोटा कर देता हूं, व्हेन आई मेक दिस वेरी स्मॉल, तो क्या हो जाएगा, शायद फोर्स तो वही होगा लेकिन टॉर्क विल बी वेरी स्मॉल, क्योंकि टॉर्क जो होगा वो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। फोर्स बराबर होने के बावजूद टॉर्क कम हो जाएगा, मतलब घुमाने के लिए उसको टॉर्क कम मिलेगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फ्रिक्शन इससे हावी हो गया तो ये घुमा नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है क्या? जैसे कोई बड़ा सा हैंडल आपको दिया गया रोटेट करने के लिए, और मान लो कि ये यहाँ पर कोई हिंज अरेंजमेंट है, पकड़ के घुमाना है तो आप घुमा सकते हो, लेकिन कोई छोटा सा स्क्रू है, इसको खोलना है, यू कैन अप्लाई ए ह्यूज फोर्स बट द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय योर फोर्स इज वेरी स्मॉल, तो खोलना मुश्किल हो जाता है। जबकि ये उससे काफी ज्यादा टाइट होने के बावजूद हम आसानी से घुमा सकते हैं, क्योंकि हमारा आर्म लेंथ और हैंडल इज लॉन्गर। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो जब ये डाइपोल छोटा हो जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देंगे तो शायद ये घूमेगा, अदरवाइज ये नॉर्मल लेबोरेटरी मैग्नेटिक फील्ड में घूमता नहीं है। तो जो घूमता है वही रमता है और वो अरेंज हो जाता है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनाता है। तो जो मटेरियल की मैग्नेटिक डाइपोल्स घूम के इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट बनाते हैं उनको कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स। जिनके नहीं घूमते वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। समझ में आया? वुड इज ए नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ग्लास इज ए नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। समझ में आ रहा है? कॉपर इज ए नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ऑलमोस्ट नॉन मैग्नेटिक है, बहुत ही स्मॉल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। आयरन इज ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बाद में पढ़ेंगे, फेरो, पारा, डाया ऐसे करके पढ़ेंगे। फिलहाल मैग्नेटिक मटेरियल किसको कहेंगे? जो मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपोज करने से उसमें इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइज हो जाता है, उसको हम कहेंगे कि ये क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल है। जो मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपोज करने से उसमें कोई मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं आता है, वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। क्या मेरी बात समझ में आया? मैग्नेटाइज होने की मतलब हुआ दिस इज नाउ बिहेविंग एज ए मैग्नेट। अगर हम कहेंगे कि यहाँ पर छोटा सा पीस ऑफ अल्पिन पड़ा था और हुआ क्या था कि ये जो एक्सटर्नल मैग्नेट है वो पहले दूर में था, इसके चलते इसमें कोई मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं था। दिस अल्पिन वाज अर्लियर हियर। ये अल्पिन पहले यहाँ पर था, क्यों नहीं जा रहा है? हाँ, ये अल्पिन यहाँ पे था, तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं था। लेकिन हम जैसे कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को इसके पास ले आए और ये ऐसा अरेंजमेंट हो गया, तुरंत ये इस अल्पिन को खींच के चिपका देगा आपके साथ। समझ में आया कि नहीं आया? बिकॉज नाउ इट इज बिहेविंग एज ए मैग्नेट, खींच के उसको, सो इट इज मैग्नेटाइज्ड। द मटेरियल्स दैट कैन बी मैग्नेटाइज्ड आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। समझ में आया? हाँ, ठीक। तो लिखेंगे
यहाँ पर सी में हम क्या देखें, डाइपोल मोमेंट, डेवलप इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन. ठीक है. एनी मटेरियल that can be magnetized is called a magnetic material. हर एक मटेरियल को मैग्नेटिक मटेरियल नहीं कह सकते, क्योंकि उनको मैग्नेटिक डाइपोल तो है लेकिन उनको मैग्नेटाइज करना मुश्किल है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फ्रिक्शन. क्या मैं ठीक से समझा पा रहा हूं? फाइन. तो यहां तक हमें वेबर्स मॉलिक्यूलर थ्योरी समझ में आ गया. ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में चलेंगे. नाउ वी टॉक अबाउट परमानेंट मैग्नेट. परमानेंट मैग्नेट मतलब कोई एक मटेरियल जिसमें जो मैग्नेटिक डाइपोल्स है वो कैसे हैं, दे आर ऑल अलाइंड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन. जैसे मैं आपको दिखाऊं कि ये एक मैग्नेटिक डाइपोल है, सॉरी ये एक मैग्नेटिक डाइपोल है. ठीक है. ये दूसरा मैग्नेटिक डाइपोल है. ऐसे करके डिफरेंट मैग्नेटिक डाइपोल्स आर देयर अलाइंड इन ए पर्टिकुलर मटेरियल. ठीक है. ये जो मैग्नेटिक डाइपोल्स है और ऐसा करके ढेर सारे मैग्नेटिक डाइपोल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं. सपोज यहाँ पर दूसरा है, ये तीसरा है, ऐसे करके ढेर सारे मैग्नेटिक डाइपोल्स चलो मानते हैं कि अवेलेबल है किसी एक मटेरियल के अंदर. कौन सा मटेरियल? ये मटेरियल के अंदर. तो ये हो गया परमानेंट मैग्नेट जिसके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल्स पहले से मैग्नेटाइज करने के बाद या फिर जो भी करने के बाद यू फाइंड द मैग्नेटिक डाइपोल्स आर ऑलरेडी अवेलेबल लाइक दिस. कुछ नेचुरली अवेलेबल होते हैं, कुछ चीजों को करके करवाया जा सकता है, मैग्नेटाइज करके कर सकते हैं. कुछ परमानेंट मैग्नेट्स नेचुरली अवेलेबल होते हैं और कुछ क्या होते हैं, इनको मैग्नेटाइज, कुछ मटेरियल को मैग्नेटाइज करके ऐसे कर सकते हैं. समझ में आया? तो इसको हम कहेंगे परमानेंट मैग्नेट. अच्छा, परमानेंट मैग्नेट के बारे में कुछ टर्म्स आते हैं. ये अगर एक परमानेंट मैग्नेट है तो ये हुआ नॉर्थ पोल, ये हुआ साउथ पोल. आपको कोई एक परमानेंट मैग्नेट दिया जाएगा, हाउ विल गेट द नॉर्थ पोल, हाउ विल गेट द साउथ पोल. कैसे पता करोगे? मैग्नेट ले लो, बताओ नॉर्थ पोल कौन सा है. हाउ यू डू? व्हाई द नॉर्थ पोल इज कॉल्ड ए नॉर्थ पोल, व्हाई द साउथ पोल. नॉर्थ साउथ वहां से कहां से आ गया? व्हेन यू सस्पेंड ए मैग्नेट, द एंड ऑफ द मैग्नेट इंडिकेटिंग ज्योमेट्रिक नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ पोल. ये एंशिएंट लोग जब जाते थे जहाज में वो इंडिकेट देके रखते थे, ये नॉर्थ को इंडिकेट करता है, नॉर्थ साउथ जानने के लिए सी में तो यूज करते थे. जैसे कंपास वगैरह आप जानते हो. तो कोई मैग्नेट को अगर झुला देते हैं, जो हिस्सा नॉर्थ की तरफ इंडिकेट करता है उसको नॉर्थ पोल कहते हैं, जो साउथ की तरफ कहता है उसको साउथ पोल कहते हैं. ठीक है. तो ये हो गया नॉर्थ पोल. लेकिन अंदरूनी कारनामा कुछ ऐसा है, आप देख रहे हो, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया. ये जो पोल वाला टर्म क्या है? पोल स्ट्रेंथ, इसको m से डिनोट करते हैं. ऑफ ए मैग्नेट, of a magnet is defined as, pole strength of a magnet is defined as the number of magnetic dipoles available on the pole face. कितने ठो मैग्नेटिक डाइपोल है, दैट इज कॉल्ड द पोल स्ट्रेंथ. क्या मेरी बात समझ में आया? हाउ मेनी डाइपोल्स आर देयर? 1 2 3 4. अगर मैं कहूं कि हमारे पास कोई एक दूसरा मैग्नेट है जो दिखने में कुछ ऐसा है, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं सपोज ये मैं फिगर को ले आता हूं नीचे, ये एक फिगर है और सपोज हम कहेंगे कि ये दूसरा फिगर है. आई एम गिविंग यू वन मोर फिगर, से दिस इज अनदर फिगर. मैं दोनों फिगर को ड्रॉ कर रहा हूं और ये क्या डंडा भाग गया इधर से. अच्छा ठीक है. जस्ट लुक एट दिस टू मैग्नेट्स. अब
अब तक तो दोनों बराबर दिख रहे हैं, मैं एक को क्या करता हूं, थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं। ये अब आपके सामने दो मैग्नेट से, ठीक है। अगर पहले वाले का पोल स्ट्रेंथ M1 है, दूसरे वाले का पोल स्ट्रेंथ M2 है, क्या मेरे प्यारे बच्चे बता सकते हैं व्हाट इज M1 बाई M2? नंबर ऑफ डाइपोल्स अवेलेबल ऑन द पोल फेस, यहाँ पर 4 है और इधर 3 है, सो इट इज 4/3। समझ में आया क्या? अगर मैं इसको लेटरली 2 टुकड़ा कर देता हूं, ऐसे काट देता हूं, आधा निकाल के ले आता हूं, उसका पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? M/2, क्योंकि जितना था उसका आधा हो गया। यहां से छोटे छोटे मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स आते हैं। सो पोल स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डाइपोल्स, ठीक है, अवेलेबल ऑन द पोल फेस। दूसरा है द लाइन जॉइनिंग north and south pole is called magnetic axis। ठीक है, the shortest distance between north and south pole is called magnetic length। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको कहते हैं मैग्नेटिक लेंथ। जैसे आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या था? Q into D, the distance between them, the two equal and opposite charges। तो यहाँ पर भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल सेपरेटली अवेलेबल है, तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको पोल स्ट्रेंथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट द मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M इज ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड क्या है? जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का होता था Q इंटू डी, दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस, यहां पर दो पोल है उनके बीच में डिस्टेंस, यू से इट इज M इंटू L। समझ में आया क्या? M इंटू L द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। और L क्या है? ध्यान रहे, L इज द मैग्नेटिक लेंथ। L क्या है? मैग्नेटिक लेंथ। और मैग्नेटिक लेंथ क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। समझ में आया क्या? अक्सर देखा जाता है कि इन केस ऑफ ए बार मैग्नेट द ज्योमेट्रिक लेंथ इज बिगर देन द मैग्नेटिक लेंथ माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये लगता है कि मैग्नेटिक पोल यहाँ पर है, इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल थोड़े अंदर है। द मैग्नेटिक लेंथ इज अराउंड 7/8 टाइम्स द ज्योमेट्रिक लेंथ। कोई जरूरत नहीं है, खाली बता दिया। तो L हो गया मैग्नेटिक लेंथ। ठीक है। अच्छा, हमने तो M का यूनिट आपको नहीं बताया। व्हाट इज यूनिट ऑफ M? यूनिट क्या है? यूनिट होता है वेबर और एम्पियर मीटर। वेबर और एम्पियर मीटर। समझ में आया क्या? एम्पियर मीटर। ठीक है। इट इज सेम एज द करंट एलिमेंट, है ना? स्मॉल करंट एलिमेंट का एम्पियर मीटर था। अच्छा, अब यहां पर आया हमारा मैग्नेटिक मोमेंट जो कि M इंटू L है। डायरेक्शन ऑफ M इज, बताओ डाइपोल मोमेंट का, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या था? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक डाइपोल कौन से चार्ज की तरफ था? नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ। यहां पर क्या होगा?
साउथ पोल से नॉर्थ पोल, डायरेक्शन ऑफ एम इज फ्रॉम एस टू एन पोल, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज फ्रॉम एस टू एन पोल। कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा, सीधे न्यूमेरिकल पूछेंगे, ठीक है। थोड़ा चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई एक मैग्नेट है, उसका पोल स्ट्रेंथ डिपेंड करता है कि हाउ मेनी डाइपोल्स आर अवेलेबल ऑन द पोल फेस। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे पता करते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट पता करने के लिए हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ को मैग्नेटिक लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मैग्नेटिक लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सोचो मैं आपको दो मैग्नेट दिखा रहा हूं, ये है कोई एक मैग्नेट, ये है उसका नॉर्थ पोल, ये हो गया उसका साउथ पोल, और सपोज इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो L है। हम लोग बाद में इसको 2L लेंगे, कैलकुलेशन करने के लिए आसान होता है बोल के। सपोज ये लेंथ L है, तो आप कहोगे इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसा है, ये एक वेक्टर है, कैसा है, डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। कितना है, इट इज m into L। और सपोज instead of a bar magnet you have got a horseshoe magnet or a magnet of this shape। ऐसा शेप का कोई एक मैग्नेट है, मान लो कि ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। ऑब्वियस है कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक डाइपोल्स है वो कुछ ऐसे अरेंज होंगे, ऐसे अरेंज होंगे, है ना। ये हो गया मैग्नेटिक डाइपोल्स इनसाइड दिस। अब क्या हुआ, आप कहोगे कि ये है नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। नॉर्थ पोल साउथ पोल आपको पता चल गया, तो आप कहोगे जो मैग्नेटिक लेंथ है वो कौन सा लेंथ है। नाउ द मैग्नेटिक लेंथ इज दिस लेंथ, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, यही है L। और आप कहोगे कैपिटल M हैज अ मैग्नीट्यूड इक्वल टू M into L। तो मैग्नेटिक लेंथ इज नॉट द लेंथ ऑफ द मैग्नेट, एक्चुअल लेंथ ऑफ द मैग्नेट, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। क्या यहां तक की चीजें सबको समझ में आया? ये कितना सारा चीज हमें समझ में आ गया, बढ़िया। चलिए, तो जो समझ में आया थोड़ा उसके ऊपर कसरत करते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। Let us see some questions. A number of electrons are moving in a circular orbit of radius r with frequency f. Find the magnetic moment associated with the orbit. Magnetic moment associated with the orbit। ओ इतना सो सिंपल है। आप जानते हो मैग्नेटिक मोमेंट इज ए वेक्टर गिवन बाय I into A। n number of electrons are revolving in an orbit with a frequency f। What is I? ये हम पहले बता चुके हैं इन करंट नेटवर्क चैप्टर NEF, नहीं। And what is A? They are moving in a circular orbit of radius r, so pi r square। जस्ट डालो, क्या मिल गया, pi r square NEF। CBSE वालों का कम से कम 3 बार आया है ये क्वेश्चन, मेरे नजर में और भी आया होगा, तो समझ में आया मैग्नेटिक मोमेंट। अब मैं फ्रीक्वेंसी एफ दे दिया, वो दे देंगे v स्पीड में जा रहा है, तो आपको निकालना है, करंट निकालना तो आता है। दैट वे यू फाइंड दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बार मैग्नेट of pole strength M and moment capital M was
cut into 4 equal parts by cutting longitudinally and laterally. Find pole strength and moment of each part. पहले क्वेश्चन को समझें कि हमारे पास कोई एक बार मैग्नेट था। ये बार मैग्नेट को हमने 4 टुकड़ा किया। कैसे कट किया? लॉन्गिट्यूडिनली कट किया। लॉन्गिट्यूडिनली मतलब अलोंग द लेंथ, ऐसा कट किया। लेटरली कट किया मतलब ऐसा कट किया। तो हो गया ना 4 टुकड़ा। किसी एक टुकड़े के बारे में बात चल रहा है, किसी एक टुकड़े के बारे में बात चल रहा है। किसी एक टुकड़ा का पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा बताओ? हम बात कर रहे इस टुकड़े की। ये टुकड़ा का पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? अगर पूरे वाले का m था, स्मॉल m था पोल स्ट्रेंथ, कैपिटल M था मैग्नेटिक मोमेंट। कोई एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे सीधे आंसर पूछेंगे। पोल स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा? सोचो तो। पोल स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑन द नंबर ऑफ डाइपोल्स अवेलेबल ऑन द पोल फेस। अगर इसका पूरा का पोल स्ट्रेंथ m था, स्मॉल m था, मतलब यहाँ पर जितने भी डाइपोल थे, अब इसमें आधे होंगे कि नहीं होंगे? तो पोल स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा? m/2। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? पोल स्ट्रेंथ हो जाएगा m/2। ठीक है, हम बात कर रहे हैं अभी मैग्नेटिक मोमेंट का। चलो मानते हैं कि ये पूरा मैग्नेट का लेंथ था L, तो जो m हमें दिया गया है वो क्या था? m × L। अब ये जो छोटा वाला है इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा m/2 इंटू दिस लेंथ। लेंथ कितना है? L/2। इज नॉट इट ml/4 which is m/4. So magnetic moment becomes m/4 but pole strength becomes m/2. क्या मेरी बात समझ में आया? कितना सिंपल है। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया कि the magnetic moment will be m/4, pole strength will be m/2. You need not explain anything. आप ऐसे सीधे सीधे कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन तो मेडिकल एंट्रेंस में आया है। ए बार मैग्नेट ऑफ मोमेंट m was bent to form of a semicircle. What will be new magnetic moment? नया मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? कोई बार मैग्नेट था, उसको बेंड करके सेमी सर्किल बना दी। समय की कमी है तो मैं कर रहा हूँ, आप लोग देखते रहो, करते रहो मेरे साथ साथ। ये हुआ कोई बार मैग्नेट, इसको आपने क्या किया? बेंड किया और बनाया। बाय बेंडिंग इट यू कन्वर्ट इट इनटू ए सेमी सर्किल। ई हो गया सेमी सर्किल। Now this bar magnet is bent to the form of a semicircle. बढ़िया, ये समझ में आ गया। मान लो कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये बेंड होने के बाद ये होगा नॉर्थ पोल, ये होगा साउथ पोल। मान लो कि इसका लेंथ L है और बेंड होने के बाद मान लो कि उसका रेडियस है R। क्या आपको L और R में कोई रिलेशन दिख रहा है? आप कहोगे यही है वो मैग्नेट जिसको आपने बेंड करके सेमी सर्किल बनाया, यही है, कोई दूसरा तो है नहीं। इसका मतलब हियर ये लेंथ कितना है? पाई आर। पाई आर इज इक्वल टू L, है कि नहीं? पाई आर मस्ट बी इक्वल टू L।
तो r का वैल्यू पता चल गया, r is L by pi. Moreover, for bar magnet m क्या है, m into L. In second case m dash क्या होगा, m into distance, shortest distance is 2r, है कि नहीं, m into 2r. r का वैल्यू क्या है, L by pi, तो डालो it is twice of m L by pi is nothing but 2m by pi. अगर पहले कैपिटल M था तो बेंड करने के बाद ये बन जाएगा 2m by pi, है ना, सिंपल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Two similar bar magnets have moment m each. अच्छा, जब लोग हम मैग्नेटिक मोमेंट की बात किए शायद हम लोग भूल गए लिखने के लिए मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट क्या होता है. क्या होगा यूनिट, क्या होगा, वेबर मीटर, और ये था एम्पियर मीटर इनटू मीटर, क्या हो गया एम्पियर मीटर स्क्वायर. और वैसे भी मुझे मालूम था ना I इनटू A, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर तो होता ही है, सो इट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर. थोड़ा यहाँ पे बताना भूल गया, यूनिट हो गया एम्पियर मीटर स्क्वायर और वेबर मीटर. ठीक है, वेबर हो गया पोस्टल, डिस्टेंस हो गया लेंथ, तो मीटर तो वेबर मीटर. टू सिमिलर bar magnets have moment m each. Find resultant moment in following cases. कितना इजी क्वेश्चन है, अभी तक कोई भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट नहीं लगा होगा अगर आप सुन रहे होगे तो यहाँ पर दिया है कि कोई एक बार मैग्नेट है, वो दिखने में ऐसा है, और कोई दूसरा बार मैग्नेट है जो कि ऐसा है. ये दोनों ऐसे रखे हुए. आपको पूछा गया इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट क्या है. दूसरा केस में दिया गया है कि ये एक बार मैग्नेट है और ये ऐसा है, और ये वाला जो बार मैग्नेट है ये कुछ ऐसा है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, थोड़ा ये घूम गया है ऐसा. नाउ यू आर टू फाइंड आउट इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट. बस दिया गया है कि इसका ये नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और ये एंगल दिया है 60 डिग्री. ये दोनों ही केस में आपको बताना है व्हाट इज द इफेक्टिव मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. अब दो मैग्नेट है, दोनों के पास डाइपोल मोमेंट है, दोनों का रिजल्टेंट निकाल दोगे तो रिजल्टेंट मोमेंट मिल जाएगा. सो सिंपल है, दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट ऑलरेडी दिया गया है. तो ये हो गया ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर बीट नंबर बी में. अगर ये दोनों मैग्नेट को इफेक्टिवली इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट रिप्रेजेंट करना चाहूंगा तो द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द वर्टिकल मैग्नेट विल बी वर्टिकली अपवर्ड और वर्टिकली डाउनवर्ड, साउथ टू नॉर्थ की नॉर्थ टू साउथ, क्योंकि नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज होता है तो यहाँ पर भी साउथ टू नॉर्थ ही होगा. मतलब इसके चलते जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कुछ ऐसा है, और इसके चलते जो है वो ऐसा है, और ये दोनों वेक्टर m है भैया, तो क्या हम रिजल्टेंट निकाल नहीं आते हैं? हाँ आता है. नेट m क्या हो जाएगा, इट इज m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 4 डबल, यू नो इट इज रूट 2 टाइम्स m. क्या मेरे काबिल बच्चे दूसरा क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं? कौन सा लॉ लगेगा? ट्रायंगल लॉ. यस रोशन. एनी अदर आंसर? पहला आंसर में मुझे मिल चुका है रोशन, अभी कुछ मत बोलो, बाकी को सोचने की मौका दो, क्योंकि वो लोग सुने नहीं है ढंग से. अभी जो भी पूछेगा उसको पूछेंगे, बताओ क्यों.
हाँ बोलो बोलो। अब दूसरी केस में आपके पास जो डाइपोल्स है, पहले वाला का कैसा है, ऐसा है साउथ टू नॉर्थ, दूसरे वाला का कैसा है, ऐसा है, तो मैं इसके अंदर क्यों करूं, आई विल डू इट सेपरेटली आउटसाइड। तो पहले वाले का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो ऐसा है कि नहीं, साउथ टू नॉर्थ, और दूसरे वाले का ऐसा है, तो दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट बराबर है और ये एंगल 60 डिग्री है। क्या बता सकते हो दोनों मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में एंगल क्या है, कितना है? तो जब लिखा है तो देख के भी नहीं बोल सकते। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू मैग्नेटिक मोमेंट? एंगल बिटवीन दो वेक्टर कैसे निकालते हैं बताए इतना, हेड डायरेक्शन टू हेड डायरेक्शन। कभी बचपन में जब क्लास 10 पास करके आए थे, रिजल्ट भी नहीं निकला था तब पढ़ा दिए थे, बाद में रिजल्ट निकला लकीली पास कर गए, नहीं जाना चाहिए था वापस 10 में। तो ये एंगल अगर 60 डिग्री है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन हेड डायरेक्शन ऑफ वन वेक्टर टू हेड डायरेक्शन ऑफ अदर, कितना है 120। देखो रोशन कितना जल्दी सोच ले। तो नेट मोमेंट क्या हो जाएगा, नेट मोमेंट हो जाएगा m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ट्रायंगल लॉ तो आता होगा, कौन से साइंटिस्ट लिखे थे? सर जोहान्स ट्रायंगल, नहीं ऐसा कोई नहीं है, ट्रायंगल बनता है इसीलिए थे, m स्क्वायर प्लस 2m cos 120 होल रूट ई बन गया हमारा रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट। नहीं कितना आया, इज इट नॉट कमिंग सेम एज एम? यस। समझ में आया? चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। काफी कुछ चीजें हम लोग देख लिए, कुछ समझ लिए, कुछ करने की यहाँ पर साफ करते हैं, कुछ थ्योरी पढ़े, व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट, पोल स्ट्रेंथ, ये सब पढ़े। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कूलम्ब्स लॉ फॉर मैग्नेट्स। ऐसा एक स्टेटमेंट है जो कभी बोर्ड में नहीं पूछा गया लेकिन जानना जरूरी है। कूलम्ब्स लॉ फॉर मैग्नेट्स। Coulomb's law between two charges, you know, if there are two charges Q1 and Q2, the force between them is Q1 Q2 by R square is proportional to Q1 Q2 by R square and constant of proportionality is K 1 by 4 pi epsilon। तो यहाँ पर भी वही है, अगर दो मैग्नेट हमारे पास है, E एक मैग्नेट है और चलो मानते हैं कि ये कुछ ऐसा रखा है, और ये एक दूसरा मैग्नेट है और चलो मानते हैं कि ये कुछ ऐसा पड़ा है, और चलो मानते हैं कि ये दो मैग्नेट जो है, मान लेते हैं कि ये उसका नॉर्थ पोल है, ये उसका साउथ पोल है, तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा? नॉर्थ पोल साउथ पोल में अट्रैक्शन होता है। अच्छा अट्रैक्शन होता है तो दिस विल अट्रैक्ट दिस वन एंड दिस विल आल्सो अट्रैक्ट दिस वन विद इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। समझ में आया क्या? व्हाट इज दैट फोर्स? अगर ये दो पोल के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस अगर r है, इफ r इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पोल्स, तो आप कहोगे कि द फोर्स बिटवीन देम, जैसे कूलम्ब्स लॉ में होता था वैसे ही करेंगे। पहला हुआ लाइक पोल्स रिपेल, एंड unlike poles attract। जो फोर्स होता है ये क्या होता है, K m1 m2 बाई आर स्क्वायर। कितना सिंपल है नहीं? और K का वैल्यू क्या होता है, K इज म्यू बाई 4 पाई। म्यू क्या है, परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम इन फ्री स्पेस, इट इज म्यू जीरो। इस चैप्टर में हर जगह देखेंगे मैग्नेट को खुले में रखा गया है तो हर जगह म्यू जीरो ही आएगा। सो के इज म्यू जीरो बाई 4 पाई। वैल्यू कितना होता है, 10 to the power -7 मैग्नीट्यूड इन एमके सिस्टम। इन एमके सिस्टम इट इज 10 to the power -7। और क्या वैल्यू हो जाएगा इसका, न्यूटन
मीटर स्क्वायर बाय पोल्स, वेबर स्क्वायर। और अगर सारे को सारे अगर ऐसे लिखोगे इन टर्म्स ऑफ एम्पियर मीटर लिखोगे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बाय वेबर क्या होता था, एम्पियर मीटर, उसका स्क्वायर हो गया एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, इट इज न्यूटन पर एम्पियर। समझ में आया क्या? ध्यान से देखो, ये न्यूटन है, ये मीटर स्क्वायर बाय वेबर स्क्वायर, जिसको आप न्यूटन पर एम्पियर कह सकते हैं क्योंकि वेबर था एम्पियर मीटर। छोटे छोटे चीजों का डायमेंशन पूछ लेंगे, हो सकता है कि हम फंस जाएंगे। सो न्यूटन बाय एम्पियर स्क्वायर 1। हाँ, एम्पियर स्क्वायर तो हुआ, क्या तुमको एम्पियर स्क्वायर दिख नहीं रहा है? यहाँ पर लिखा है, देखो तो, है ना, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर तो लिखा है, थोड़ा छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। और देखो एम्पियर स्क्वायर आया। हाँ, इतना समझदार है तो बताओ वो कटप्पा बाहुबली को क्यों मारा, बताओ, सब कुछ आता है। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? चलिए, तो ये चीज आपको कभी नहीं पूछा जाएगा, ना ही इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, ठीक है? तो आपको ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स और फील्ड लाइंस। तो किसी एक मैग्नेट के केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होते हैं, कुछ टर्म्स हम बना रहे हैं ताकि हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ने के लिए फील्ड लाइंस जानना जरूरी है। अगर यहाँ पे कोई एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो एज्यूम करते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, लाइंस ऑफ फ्लक्स है, दे आर मूविंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। जैसे वहां पर होता है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज, तो नॉर्थ पोल का एनालॉगस से पॉजिटिव चार्ज, तो हम कहेंगे तो लाइंस ऑफ फ्लक्स आर कमिंग आउट फ्रॉम नॉर्थ पोल। ऐसे करके जाएंगे 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 ऐसे, लेकिन यहाँ के आके खत्म नहीं होंगे। क्यों खत्म नहीं होंगे? क्योंकि ये जो मैग्नेट है क्या है भाई, इसके अंदर डाइपोल अरेंज है ना, और वो डाइपोल क्या है, कोई एक इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसके चलते जो फ्लक्स निकल रहा होगा वैसे जाके इसे कंप्लीट कर रहा होगा। मतलब ये जो फ्लक्स है वो घूम घूम के इसके अंदर से ही जा रहा है। रीडिंग कोई एक करंट करिंग क्लोज लूप को मैग्नेटिक डाइपोल क्यों कहते थे? क्योंकि फ्लक्स इधर से घुस के जा रहा है इसके अंदर से, फिर घूम के आ रहा होगा। तो यहाँ पर भी हम कहेंगे कि जो लाइंस ऑफ फ्लक्स है, दे डू नॉट जस्ट टर्मिनेट एट द साउथ पोल। वो साउथ पोल में पहुंचते हैं लेकिन खत्म नहीं होते, वो आगे बढ़ जाते हैं और आके नॉर्थ पोल में पहुंचते हैं और दे कंप्लीट देयर लूप। नॉट ओनली फ्रॉम द अपर साइड, आल्सो फ्रॉम द लोअर साइड, on from every side, and they go like this. They start from the north pole, passing through the external medium, they reach the south pole and they complete the loop. Okay, ऐसे करके ढेर सारे लाइन्स ऑफ फ्लक्स इसमें ऐसे फ्लो करते हैं। गंदा हो गया, चलो ये हो गया हमारा सुंदर सा प्यारा सा मैग्नेट मेड इन इंडिया। समझ में आया? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में हम लोग क्या देखे? दे स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल, थ्रू एक्सटर्नल मीडियम रीच द साउथ पोल, थ्रू द मैग्नेट दे कंप्लीट देयर पाथ फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ठीक है, ठीक है। पहला हुआ दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड रीच साउथ पोल थ्रू एक्सटर्नल मीडियम। जेई मेन में ये फिगर पूछ लिया था, एक्सटर्नल मीडियम and then from south pole to north pole through
मैग्नेट थ्रू दी मैग्नेट। मैग्नेट के अंदर से कहाँ जाता है ये? साउथ पोल टू नॉर्थ पोल जाता है, बाहर नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जाता है। वाओ क्या मस्त है, समझ में आया? दे ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। दे सेम पॉइंट में लिखेंगे, ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। ये कभी नहीं पूछा गया जैसे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ क्लॉज का 3 प्रॉपर्टी लिखो, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ क्लॉज का 3 प्रॉपर्टी लिखो, ऐसे कभी नहीं पूछा गया। मैं बस बताना चाहता हूँ व्हाट इज द डिफरेंस। वहां पर पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव चार्ज में खत्म होते हैं, और यहाँ पर नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर साउथ पोल में पहुंचता है, लेकिन खत्म नहीं होता है, इट कंटिन्यूज थ्रू दी लूप। क्यों कंटिन्यू करता है, समझ में आ गया? क्योंकि अगर ये कोई एक करंट कैरिंग क्लोज लूप है भाई, जो मैग्नेटिक डाइपोल जैसे कर रहा है, तो ये वाला फिर साउथ पोल जैसे फंक्शन कर रहा है, तो फ्लक्स इधर से घुस के उधर से निकल रहा है। और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक डाइपोल्स ऐसे हैं, मतलब दे आर ऑल क्लोज लूप्स लाइक दिस, सो द लाइंस ऑफ फ्लक्स आर ऑल कंटिन्यूइंग थ्रू देम। समझ में आया? सिंपल सा लॉजिक। ओके, वी गॉट इट नाउ। ये बात है। तो नॉर्थ पोल से शुरू होकर साउथ पोल में जाते हैं, ठीक है। एंड यू क्लियरली सी दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर आल्सो। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी V, मैग्नेटिक इंटेंसिटी V। याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या था? देयर वर 2 डेफिनेशंस। पहला डेफिनेशन था फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, E वाज इक्वल टू F बाय Q। अगर Q कूलम चार्ज के ऊपर F फोर्स आता है किसी पॉइंट में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज F बाय Q। दूसरा डेफिनेशन क्या था? रेट ऑफ और द अमाउंट ऑफ फ्लक्स पासिंग पर यूनिट नॉर्मल एरिया, d5 बाय ds। दोनों डेफिनेशन को यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पर B का 2 डेफिनेशन एनालोगसली निकल के आएगा। पहला वाला डेफिनेशन क्या है? E, force experienced by a q coulomb charge, electric field at any point is defined as the force experienced by a +1 coulomb charge। अब ट्रांसलेट करो, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए +1 कूलम की जगह कहेंगे +1 वेबर, पॉजिटिव चार्ज की जगह क्या कहेंगे? नॉर्थ पोल। समझ में आया क्या? तो ये हो गया पहला डेफिनेशन, डेफिनेशन नंबर 1। डेफिनेशन नंबर 1 क्या है? बी कोई नहीं पूछेगा डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटेंसिटी का डेफिनेशन पूछते हैं, बी का डेफिनेशन नहीं पूछेंगे, है ना? बी इट इज फील्ड स्ट्रेंथ एट P defined as the force experienced by a 1 Weber north pole located at that point, किसी एक जगह अगर पूछा गया मैग्नेटिक फील्ड कितना है, आप किसी एक नॉर्थ पोल को वहां पे रखो और जिसका स्ट्रेंथ कितना होगा? 1 वेबर और 1 एम्पियर मीटर। देखो उसके ऊपर नेट फोर्स क्या आया? जो नेट फोर्स है वही है मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया क्या? है ना? इट्स द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस। यूनिट क्या बनेगा? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, अगर कोई m वेबर का नॉर्थ पोल के ऊपर फोर्स आया F, तो 1 वेबर के ऊपर फोर्स आएगा F बाई m। फिर F is force on m Weber, force on m Weber North Pole। तो यूनिट क्या बन गया? न्यूटन पर वेबर और न्यूटन पर एम्पियर मीटर, जिसको कभी कभार आप प्यार से टेस्ला भी बोलते हो, बात एक ही है। क्या मेरी बात समझ में आया? जिसको आप टेस्ला भी कहते थे, नहीं, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट। क्या मेरी बात समझ में आया?
ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको लेके डिराइव करेंगे। We are continuing with definition number 1. Thus, the field strength at a distance r from a m Weber pole is, कोई m Weber पोल के चलते r डिस्टेंस में क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा। m Weber का कोई पोल रखा है, नॉर्थ हो या साउथ हो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो मानते हैं कि ये कोई एक मैग्नेट है, ये इसका m Weber का पोल है, यहाँ से r डिस्टेंस में यहाँ पे बताओ क्या है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। यू नो इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सटेंड बाय ए यूनिट नॉर्थ पोल। अगर एक 1 वेबर की नॉर्थ पोल रखेंगे जो फोर्स आएगा वही मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। 1 वेबर की फोर्स रखेंगे तो फोर्स कितना आएगा, 1 वेबर की पोल रखेंगे तो फोर्स कितना आएगा, म्यू बाय 4 पाई। वी रिमेंबर कूलम्ब्स लॉ फॉर मैग्नेट, m into 1 by r square। हुआ कि नहीं हुआ। सो क्या मिल गया, b is equal to mu m by 4 pi r square। अगर ये नॉर्थ पोल है, और यहाँ पे आप टेस्ट पोल में क्या रख रहे हो, नॉर्थ पोल ही तो रख रहे हो, तो फील्ड विल बी रिपल्सिव। फील्ड इज रिपल्सिव, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी, कितना, म्यू एम बाय 4 पाई आर स्क्वायर। ये कैपिटल एम नहीं है, स्मॉल एम है, ध्यान रखना, म्यू स्मॉल एम बाय 4 पाई आर स्क्वायर। अगर ये नॉर्थ पोल नहीं है, मान लो कि ये कोई एक पोल है, वो साउथ पोल है, मान लो कि कोई पूछा बताओ इस साउथ पोल के चलते यहां से आर डिस्टेंस में पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, तो यहां पर नॉर्थ पोल रखोगे। अब ये नॉर्थ पोल को रिपेल कर रहा था, लेकिन आप यहाँ पे नॉर्थ पोल रखोगे तो ये अट्रैक्ट करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ विल बी समथिंग इन दिस डायरेक्शन। वैल्यू कितना, वैल्यू तो वही होगा, लेकिन डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द साउथ पोल। नॉर्थ पोल के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा दैट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल। साउथ पोल के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द साउथ पोल। इतना डिटेल्स में नहीं लिखेंगे क्योंकि कोई डायरेक्टली पूछेगा नहीं, समझ में आ रहा, लेकिन जानकारी आपके पास होना बहुत जरूरी है। सिंपल सा लॉजिक है, इट इज द फोर्स ऑन ए 1 वेबर नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल रखोगे तो रिपेल करेगा, सो नॉर्थ पोल के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इट इज डायरेक्टेड अवे। साउथ पोल के लिए बनेगा इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द साउथ पोल। बात समझ में आया। लेकिन नॉर्थ पोल या साउथ पोल हो, आर डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू एम बाय 4 पाई आर स्क्वायर, ये तय है, समझ में आया। अच्छा, ये चीज भी हमें समझ में आया। इससे हमें और एक चीज भी समझ में आया, फोर्स ऑन ए पोल ऑफ स्ट्रेंथ M in a magnetic field of intensity B is, अब B is equal to F by M है भैया, तो F is equal to क्या हो जाएगा, B into M। होगा कि नहीं होगा। कहीं एक मैग्नेटिक फील्ड है तो कोई M वेबर पोल के ऊपर जो फोर्स आएगा वो B into M होगा। B is the force on 1 Weber north pole, M Weber north pole के ऊपर BM होगा सेम डायरेक्शन में। अगर M Weber का साउथ पोल हो गया तो BM होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आया क्या। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, हमारे सामने अगर कोई एक मैग्नेट ऐसे रखा गया है, ये उसका साउथ पोल है, ये उसका नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल के ऊपर रिपल्सिव फोर्स आएगा इन द डायरेक्शन ऑफ बी, कितना, Bm। और साउथ पोल के ऊपर क्या फोर्स आएगा, अट्रैक्टिव, कितना, Bm।
क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? साउथ पोल एक्सपीरियंसेस ए फोर्स बीएम इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ पोल एक्सपीरियंसेस ए फोर्स बीएम इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. व्हाई एंड हाउ द लॉजिक इज, आई होप अंडरस्टूड बाय एवरीवन. क्या ये सबको समझ में आ रहा है? है ना? और वैसे भी अगर लॉजिकली सोचो कि यहाँ से फील्ड ऐसे आ रहा है, मतलब यू आर हैविंग ए नॉर्थ पोल हियर, इसलिए तो फ्लक्स निकल के आ रहा है. अंडरस्टूड? ठीक है. थोड़ा सा सोचोगे, पढ़ोगे आराम से तो चीजें समझ में आ जाएगा. सो दिस इज ऑल व्हाट वी हैव कंक्लूडेड फ्रॉम फर्स्ट डेफिनेशन. द सेकंड डेफिनेशन, B is also given by the flux passing per unit normal area. B एक वेक्टर है ना? B is a वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है d phi by dsn. डायरेक्शन ऑफ B क्या इन टर्म्स ऑफ फ्लक्स, E का डायरेक्शन आपको याद है? टेंजेंट टू द लाइंस ऑफ फ्लक्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो डायरेक्शन ऑफ B इज along the forwarding tangent to the lines of flux. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? किसी जगह लाइन्स ऑफ फ्लक्स ऐसे जा रहा है तो आप कहोगे कि इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा है इन द फॉरवर्डिंग टेंजेंट, है ना? टेंजेंट तो है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहां पे ज्यादा है? ए पे ज्यादा है कि बी पे ज्यादा है? जहां पर फ्लक्स पर यूनिट एरिया ज्यादा होगा. सेम एरिया में आप देख रहे हो कि यहाँ पर जितना फ्लक्स जा रहा है उतने ही एरिया में यहाँ पर कम फ्लक्स जा रहा है. सो ये आप कहोगे यहाँ पर B at B is more than B at A and the directions are also different. So tangent to the lines of flux gives the direction of magnetic field, and flux density means how closely the line flux are existing gives you the magnetic field intensity. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अगर ये बात है तो यहां से क्या क्या कंक्लूजन मिला? यहां से क्या क्या कंक्लूजन मिला? जो जो कंक्लूजन मिला उसको थोड़ा लिखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा देखेंगे. अगर ये हमारा मैग्नेट है, कौन सा इतना सुंदर सा बनाया था, उसी को उधारी लाते हैं वहां से. कौन सा था ये मेरा मैग्नेट? कहां गया? अरे नहीं, ओ ये हमारा मैग्नेट है. इस मैग्नेट को थोड़ा दूसरे पेज में कॉपी करके लेते हैं और आगे लेके उसके ऊपर एक्सरसाइज करते हैं. ये हो गया हमारा मैग्नेट. थोड़ा इस मैग्नेट को देखिए और बताइए, फ्लक्स पर यूनिट एरिया कहां पे ज्यादा है? नियर द पोल और नियर द इक्वेटोरियल लाइन. पोल के पास सारे फ्लक्स निकल रहे हैं, तो यहाँ पर फ्लक्स पर यूनिट एरिया विल बी मोर. यहाँ से निकलता हुआ फ्लक्स कोई ऐसे जा रहा है, कोई नीचे से, कोई ऊपर से, तब मतलब यहाँ पे अगर निकालेंगे फ्लक्स पर यूनिट एरिया इट विल बी लेस. तो पहला चीज समझ में आया, B at pole is maximum. दूसरा चीज समझ में आया, देखो ये जो मैग्नेट की बात हम दिखा रहे हैं यहाँ पर ध्यान से देखना, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसा है? साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. सारे 1 मार्क वाले क्वेश्चन है, ध्यान से देखना. ये है मैग्नेटिक मोमेंट, ये है मैग्नेटिक मोमेंट. थोड़ा मैं इसको मोटा कर देता हूं ताकि आपको दिखाई देगा. ये खतरनाक मैग्नेटिक मोमेंट बन गया. देखो ये है मैग्नेटिक मोमेंट. अब यहां से जो फ्लक्स निकल रहा है भैया, उसको अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, विल नॉट बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट. यहां पर जो फ्लक्स घुस रहा है उसको अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, विल नॉट बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट. दैट मींस एट द पोल्स और द मैग्नेटिक लाइन, along this line आप देखोगे the magnetic field is directed along the magnetic moment. Whereas at the equatorial position, यहाँ पे आपका फ्लक्स ऐसे जा रहा है, the tangent gives you the magnetic field which is opposite to the magnetic moment. वैसे तो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल की केस में भी होता था, नहीं? At the end on position the electric field is कुछ value in the direction of dipole moment. The equatorial position electric field is half of that value in the opposite direction of dipole moment. यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही आ रहा है, तो नहीं? तो हमें समझ में आया
B at P, B at poles is in direction of magnetic moment. B at equator is in opposite direction of मैग्नेटिक मोमेंट। अभी इतना कौन लिखेगा, एम लिख देता हूं, समझ में आया? क्या मेरी बात सबको समझ में आया? यहाँ पर जो आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, आई मीन मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज टेंजेंट, तो बी यहाँ पे कैसा हो गया, बी इज समथिंग लाइक दिस, और यहाँ पर इट इज इन दिस डायरेक्शन, so B is in the direction of magnetic moment. You clearly see here B is opposite to the magnetic moment. Magnetic moment M है, ऐसा साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। क्या बात समझ में आ रहा है? Outside the magnet, the magnetic field is directed from north pole to south pole, but inside the magnet, it is magnetic field is directed from south pole to north pole. This is a very important question. Outside a magnet, what is the direction of magnetic field? It is north pole to south pole. Or inside a magnet, it is south pole to north pole. That is also we have to be noted. तो ये हमें समझ में जो आया उसको थोड़ा लिखेंगे। क्या करे हाय, फिजिक्स सुने हो तुम लोग? Outside magnet, B is from north to south, but inside क्या है, B is from south to north, but inside B is from south to north। क्या बात समझ में आ रहा है? इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो साउथ टू नॉर्थ है, आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ टू साउथ है। फॉर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए बार मैग्नेट, आप हो गए साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? खैर, तो हमें बी का दो डेफिनेशन समझ में आ गया। Now, अब हम रेडी है बताने के लिए what will the effect of external magnetic field on a magnet and what is the field produced by a magnet in its surrounding। दोनों चीजें, दोनों में दो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं और वो 3 मार्क वाले आते हैं। एक होता है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द इक्वेटोरियल और एंड पोजीशन ऑफ ए बार मैग्नेट, शॉर्ट बार मैग्नेट। दूसरा होता है व्हाट इज द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय ए मैग्नेट बार मैग्नेट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों 3 मार्क 2 मार्क वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो कि सिंपल है, कोई नई चीज है नहीं इसमें। तो पहले देख लेते हैं आज इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए बार मैग्नेट। चलिए, यहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। चलो ये कहेंगे कि ये हो गया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये ऐसा है, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फील्ड। ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या किया, हमने एक बार मैग्नेट को रख दिया है। ये बार मैग्नेट कुछ ऐसा है और ये बार मैग्नेट थोड़ा सा ग्रीन कलर का भी है। कैसे पता चला? ऐसे। अब ये मैग्नेट को हमने अब ये उसका नॉर्थ पोल है, ये उसका साउथ पोल है और ये हो गया आपका मैग्नेटिक एक्सिस, है ना।
और ये उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक एक्सिस इस डायरेक्शन में होगा, मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा, मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में। और चलो मानते हैं कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ऐसा है। वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नेटिक मोमेंट। ये मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा है। So here is a bar magnet in an external magnetic field. This bar magnet has moment m and say length of the magnet is 12. 12 क्यों लेते हैं? क्योंकि कैलकुलेशन करने में आसान होता है। Let a magnet of pole strength m and length 12 is kept in a uniform magnetic field B such that angle between B and M is theta। तो बात ऐसा है कि यहाँ पर जो मैग्नेट है वो मैग्नेट का जो मोमेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ थीटा एंगल कर रहा है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी और एम के बीच में एंगल थीटा। क्यों इतना डिटेल्स में लिख रहा हूँ? क्योंकि यही आता है 2-3 मार्क के लिए। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एंड द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय ए बार मैग्नेट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, now we go for the next stage. Force on north pole is equal to Bm। कैसा? In the direction of magnetic field। नॉर्थ पोल के ऊपर जो फोर्स आएगा, क्योंकि 3 मार्क देंगे तो लिखना पड़ता है, मैं क्या करूं, लिखना पड़ेगा। सो यू हैव टू राइट द फोर्स ऑन नॉर्थ पोल इज लाइक दिस एंड यू से इट इज Bm। Force on south pole is like this and that is also equal to Bm, क्योंकि नॉर्थ पोल का स्ट्रेंथ जितना होगा साउथ पोल का स्ट्रेंथ उतना ही होगा। फोर्स ऑन ये लिखना पड़ता है ऑन साउथ पोल is equal to Bm which is in this direction, hence net force is equal to 0। So in a uniform magnetic field, net force experienced by a magnet is equal to 0। आया समझ में? मतलब भागेगा नहीं, ठीक है। टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय मैग्नेट इज इक्वल टू क्या है? कपल प्रोड्यूस्ड बाय द एंड फोर्सेस दैट इज इक्वल टू कपल कितना प्रोड्यूस होगा भाई? यहाँ पर भी है कोई कपल का फॉर्मूला तो आपको मालूम होगा, क्या होता था वो? अगर हम कहेंगे कि ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वन फोर्स और ये हो गया दूसरा फोर्स, दोनों के लाइन ऑफ एक्शन के बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस दैट इनटू द फोर्स गिव्स यू द कपल। क्या बात समझ में आ रहा है? ये डिस्टेंस, अगर हम ये डिस्टेंस को h कहेंगे, ये डिस्टेंस को तो हम कहेंगे इट इज इक्वल टू फोर्स इनटू h। फोर्स क्या था? Bm। h क्या था? h तो ये a क्या होता है? ये थीटा हुआ तो ये थीटा हुआ तो ये 90 माइनस थीटा हुआ, तो और ये एंगल भी तो थीटा ही हुआ। और ये लेंथ अगर 2l है तो ये बन गया h इज 2l sin थीटा। तो आप कहोगे
H is 2L sin theta, so it is coming B M 2L sin theta. समझ में आया? अब ये हो गया कितना, m इंटू 2L क्या होता है, यहाँ पर हमारा m क्या है, इट इज m इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स, सो इट इज b m sin थीटा. और अगर फैक्टोरियली लिखोगे टाउ इज इक्वल टू m क्रॉस b. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? इज इक्वल टू m क्रॉस b. बिट नंबर 3 में टाउ इज मैक्सिमम व्हेन b is perpendicular to m. मतलब मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा है और मैग्नेट को ऐसे रखेंगे तो आप होगी टाउ इज मैक्सिमम. एंड व्हाट इज द मैक्सिमम टॉर्क? टाउ मैक्स. मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय ए मैग्नेट इज इक्वल टू bm sin 90 and that is equal to bm. So the maximum torque experienced by a magnet in a uniform magnetic field is bm. छोटे छोटे 1 मार्क वाला क्वेश्चन सोच लो. समझ में आ रहा है? बिट नंबर 4 एट इक्विलिब्रियम नेट फोर्स जीरो होना जरूरी है, साथ साथ नेट टॉर्क भी जीरो होना जरूरी है. दैट मींस साइन थीटा bm साइन थीटा हैज टू बी जीरो, मतलब थीटा मस्ट बी जीरो और फाई. दो अरेंजमेंट हो गया. इससे पता चला थीटा अगर जीरो और पाई होगा तो हम कहेंगे ये जीरो, नेट टॉर्क जीरो होगा. अब सोचे कि यहां पर कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पे कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है. चलिए थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं बढ़िया से. ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, ये दूसरा है, ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. ऐसा एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपने अगर किसी एक मैग्नेट को ऐसे रखा है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, या फिर किसी एक मैग्नेट को कुछ दूसरे तरीके से रखा है, जैसे इसको थोड़ा उल्टा रखें तो हम क्या कहेंगे, इस केस में खाली पोलैरिटी उल्टा है, बाकी सब वही सही है. ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है. इफ यू कंपेयर विद दिस मैग्नेटिक फील्ड हियर, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कुछ ऐसा है और इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कुछ ऐसा है. इसका मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसा है तो आप कहोगे कि m और b के बीच में एंगल जीरो है, थीटा जीरो है, तो टॉर्क जीरो है. इसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम. Why? Because the magnetic field will always try to rotate, orient and align in the direction of magnetic field. पहले आज क्लास में देखे थे. ये केस में थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दो, घूम के ऐसे सीधा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा. मतलब अब भी ये इक्विलिब्रियम में है, नो डाउट. थीटा 180 है तो इक्विलिब्रियम में है, बट ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. हम ज्यादा गहराई में जाना नहीं चाहते क्योंकि ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं है. समझ में आया? एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सपोज किसी एक बार मैग्नेट को हमने किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में झुला दिया. ये है मैग्नेटिक फील्ड. ऐसा कोई एक मैग्नेटिक फील्ड में आपने बार मैग्नेट को झुला दिया. ये उसका नॉर्थ पोल है, ये उसका साउथ पोल है. स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या दिखेगा, ये भी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है. कोई बार मैग्नेट को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में झुला देंगे तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आपको ये ऐसे मिलेगा. अब ये जो मैग्नेट ऐसे झूल रहा है, इसको अगर थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे और छोड़ देंगे तो फिर ये वापस जाएगा और ऐसे ऐसे हिलने लगेगा. वी वांट टू नो व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन. समझ में आया क्या? फॉर ये बी है,
बचपन में कभी हम एसएचएम के बारे में पढ़े थे, लेकिन अभी याद नहीं होगा, नोट कर लेना, वी नो दैट लिख दो, किसको मालूम है कि तुम बेवकूफ है ना, तो ठीक है लिख सकते हैं इसे। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए बार मैग्नेट in a uniform magnetic field, ये निकालना चाहते हैं। For a small angular displacement theta, tau restoring torque होता है bm sin theta, बट स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा, है ना। सो व्हाट वी फाइंड, द टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू एंड अपोजिट टू थीटा। हम ऐसे टेढ़ा करेंगे ये वापस आएगा, सो मोशन इज एसएचएम। एंगुलर एक्सीलरेशन, आपको मालूम होगा कि एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा का वैल्यू होता था टाउ बाई आई, फोर्स बाई मास की टॉर्क बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इट इज हो गया बी एम थीटा बाई आई। ये हो गया आपका एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है, ये हो गया आपका एंगुलर एक्सीलरेशन। तो अगर हम ये जो बार मैग्नेट है जो इक्विलिब्रियम में झूल रहा था, उसको अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा दे देते हैं, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो इसके ऊपर एक रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा, जो टॉर्क होगा bm sin थीटा, जिसको फॉर स्मॉल थीटा यू कैन राइट इट एज थीटा, बिकॉज थीटा इज वेरी स्मॉल एंड फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा यू नो sin थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो bm sin थीटा बिकम्स bm थीटा। तो इससे ये पता चला कि जो टॉर्क वो एक्सपीरियंस कर रहा है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एंड अपोजिट टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सो द सब्सिक्वेंट मोशन ऑसिलेटरी मोशन इज एसएचएम। अगर ये एसएचएम हो गया तो व्हाट इज द एंगुलर एक्सीलरेशन, द टॉर्क अप्लाइड डिवाइडेड बाय द मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हिच इज कमिंग आउट टू बी bm थीटा बाई आई। और एसएचएम के लिए कंपेयरिंग विथ अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा, एसएचएम में अल्फा का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है, कंपेयर करेंगे तो मिलेगा वी गेट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू bm बाई आई, bm बाई आई। क्या बात समझ में आ रहा है? ओमेगा स्क्वायर, ये स्क्वायर निकल जाएगा, नहीं स्क्वायर निकल जाएगा तो मिलेगा bm बाई आई। और अगर हमें टाइम पीरियड पूछा गया तो t तो होता है 2 पाई बाई ओमेगा, दैट इज 2 पाई रूट ओवर ऑफ आई बाई bm। So the time period of oscillation is 2 pi root over of I by bm। ध्यान रहे कि I क्या है यहाँ पर, I क्या है, I is moment of inertia, I is moment of inertia, I is moment of inertia of the bar magnet। क्या आपको सारा चीजें समझ में आ रहा है? तो कुछ लोग सोच रहे हैं कि बड़ा टफ डेरिवेशन है यार, कुछ मत याद रखो, बोर्ड वाले आज तक एक बार भी नहीं पूछे, लेकिन एंट्रांस में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर ऑफ आई बाई वी एम, ये वाला फॉर्मूला डेरिवेशन बोर्ड में कभी नहीं आया। देखो कितना शांति का हंस निकल के आया सबके मुंह से। ओहो, क्या है एसएचएम, समझ में आया क्या? तुम में से कितने लोग बड़े होकर टीचर बनना चाहते हो?
फिजिक्स बाला, बायोलॉजी बाली, केमिस्ट्री क्या थर्ड कैटेगरी, हाँ थर्ड कैटेगरी ऐसे बन सकते हैं। इंग्लिश का खुले ठीक है, हम लोग कल इस चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। नहीं लग रहा है कि ख़त्म होगा, फिर भी कोशिश करेंगे ख़त्म करने के लिए। तुम लोग थोड़ा बद पे आ जाना। आज वी स्टार्टेड 15-20 मिनट्स लेट, तो बहुत कुछ किए। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।